Good afternoon, student. Today I am here with the last part of your poem, यहाँ दंतुरित मुस्कान। तो बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में दंतुरित मुस्कान का जो कविता है उसको आपको समझाया था, लेकिन उसका जो अंतिम भाग था वो मैं समाप्त नहीं कर पाया था, इसलिए आज हम उसे समाप्त करने वाले हैं। तो उसका जो अंतिम भाग है वो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हमें याद है कि हमने जहाँ से छोड़ा था वो था जब कभी बच्चे की माँ को धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्न। इन दो पंक्तियों में कवि नागार्जुन ने अपनी पत्नी या फिर बच्चे की माँ के बारे में अगर कहा जाए तो बच्चे की माँ को धन्यवाद कर रहा था। किस लिए धन्यवाद कर रहा था? क्योंकि वो तो बहुत दिनों से बाहर रहते थे और उसके बच्चे से उसका कोई संपर्क ना था, लेकिन उसके बच्चे को ये बताने वाला कि वो उसके पिता है, वो उसकी माँ थी। इसी वजह से वो उसकी माँ को धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चिर प्रवासी में मतलब दूर रहने वाला, और हमेशा दूर रहने वाला जो होता है चिर प्रवासी मतलब दूर रहने वाला हमेशा अन्य बन जाता है, पराया बन जाता है। तो यहाँ पर कवि अपने को खुद को पराया बता रहे हैं बच्चे के सामने, क्योंकि वो उसने खुद ही कभी अपने आप को अपना बनाने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो बाहर है, इसलिए वो उसको बच्चे को पता ही नहीं था कि वो उसका अपना है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ कराती रही है मधु पर। तो कहते हैं कि मुझसे, जो मैं एक अतिथि जैसा हूँ, ठीक है, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो मुझसे तुम्हारा जो संपर्क है वो क्या है तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जो माँ है उसने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हारी मधु पर किया। मधु पर का मतलब क्या है? कराती रही है मधु पर। आप लोग देखते हो कि ज्यादातर हमारे हिंदू धर्मों में जब कोई पूजा अर्चना होती है तो हम एक प्रसाद का प्रयोग करते हैं, उस प्रसाद को हम चरणामृत कहते हैं। तो चरणामृत, मधुपर्क मतलब होता है चरणामृत, मतलब आपको वहां पर यहाँ पर कवि ने कहा है कि उसकी माँ उसके बच्चे को उस अमृत का स्वाद चखाती है। कि वो अमृत का स्वाद क्या? अमृत कौन हुआ? वो उसका पिता है, कि वो पिता है, इसका स्वाद या मतलब उसके बारे में वो बताते हैं। तो ये है आपका मधुपर्क मतलब देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तो इस पंक्ति पर कवि ने अपने बच्चे को कहते हैं कि शायद इसीलिए तुम, क्योंकि मुझसे परिचित नहीं हो, इसीलिए मुझे तेरी नजर से देखते हो। देखते तुम इधर कनखी मार मतलब टेढ़ी नजर से देखना, तो तुम मुझे तेरी नजर से देखते हो, हाँ, और होती जबकि आंखें चार, और अपनी आंखें चार कर लेते हो, मतलब छुपा लेते हो अपने आप को। तो इस पंक्ति का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है वो अपने पिता को देखकर, मतलब कवि को देखकर, मतलब उसे देखता ही रहता है, और साथ ही साथ मतलब उसको एक टूक देखते हैं, एक तरफ से देखते हैं तेरी नजर से, और जब उसके आंखों के साथ मिलता है, जब उसके पिता के आंखों के साथ मिलता है तो अपने आंखें चुरा लेता है, उसको उससे दूर हो जाता है, क्योंकि उसको एक्चुअली बच्चे उसको पहचान नहीं पा रहा है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगता बड़ी ही छविमान। तो कहते हैं कि जब ऐसा होता है, जब बच्चा अपने पिता को या फिर कवि को तेरी नजर से देखता है, तो कवि को या फिर बच्चे को ऐसा लगता है कि कवि को ऐसा लगता है कि जो उसकी दंतुरित मुस्कान है वो उसे मुग्ध कर रहा है,
और उसको उसकी प्रसन्नता को और बढ़ा रहा है, उसको प्रफुल्लित कर रहा है, उसकी उन सभी चीज़ों को दोहरा रहे या फिर उनको बता रहे कि क्यों क्यों इतना दिनों से तुम वंचित रहे इस दृश्य को देखने के लिए। कभी यहाँ पर स्पेशली और अगर कहा जाए तो कभी यहाँ पर पछता रहा है कि क्यों इतना दिनों से मैं इस भाव से वंचित था। तो ये कविता यहाँ पर समाप्त होता है। कविता का जो भाव है वो एक बच्चे की दंतुत मुस्कान के आधार पर अपने ही पिता के द्वारा रचा गया एक कविता है, जो ये बताने का कोशिश करता है कि बच्चे की जो मुस्कान होता है, ठीक है, वो कितना एक इंसान को मुक्त करता है, कैसे एक इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। इस कविता का भाव ये है। तो हम बच्चों इस कविता को और एक दो बार पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप इस कविता का जो प्रश्न उत्तर है उसके लिए अपेक्षा करें, ताकि आपका टीचर आपको प्रश्न उत्तर दे। अगर हो सके तो, अगर आप कर सको तो आप अपना प्रश्न उत्तर लिखना शुरू कर सकते हो और मुझे दिखा भी सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं प्रश्न उत्तर दूं। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ दिन रहे आपका, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।